हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलुका आईएएस। फ्रेंड्स, आज डेली आंसर राइटिंग का क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। या तो आप 2023 के लिए तैयारी कर रहे हो या 2024 के लिए भी तैयारी कर रहे हो, दीज क्वेश्चन स्टिल रिमेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमने स्टैटिक प्लस करंट अफेयर को मिक्स करके क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। और एक बात आप ध्यान में रखोगे, जो भी स्टूडेंट्स इन कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, 2-3 दिन में एक बात आपको श्योर होगी, the level or the quality of the questions which you are getting is comparatively very high। एंड काफी हद तक हमने कोशिश करी है कि यूपीएससी के स्टैंडर्ड को टच किया जाए, नॉट ओनली इन द क्वेश्चन बट ऑल्सो जो आपको आंसर्स दिए जा रहे हैं, बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर आपको दिए जा रहे हैं, जिसको आप कॉरेस्पॉन्डेंटली वैसे ही आप यूपीएससी में भी लिख सकते हो। फ्रेंड्स, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अप्रेज द व्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द आइडिया ऑफ, कि आइडिया किसका है, आइडिया ऑफ द कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप कोशिश की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान दे, जिसका इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया और फॉर एग्जांपल आपने लिखना शुरू कर दिया यूसीसी के बारे में। रीड एंड होल्ड करिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। इट डज नॉट मीन कि वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया। काफी स्टूडेंट्स ने ये गलती करी है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया आपने अपने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लिखने करनी शुरू कर दी। नहीं, द क्वेश्चन इज अप्रेज द व्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड। इसका व्यू क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके। आपका क्वेश्चन यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डायरेक्टली नहीं है, डायरेक्टली किसके बारे में है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का व्यू क्या था एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो पहले बात ये आपने ध्यान में रखना है, क्या विचार क्या था उसके ऊपर संविधान की सभा के। सेकंड, व्हाई इज द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया क्रिटिसाइज्ड फॉर एनविजनिंग कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस कंसर्निंग इंडिया सेक्युलर आइडेंटिटी। कि पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस हैं कंसर्निंग इंडिया सेक्युलर आइडेंटिटी। कहने का मतलब कि ऑन द वन हैंड हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का व्यू क्या था वो कंप्लीटली हमें पता होना चाहिए। और सेकेंडली, उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंडिपेंडेंस के बाद भी क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि नहीं यार, आप कह तो सेक्युलर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपका कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस भी है। तो पहले बात, आपको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है, इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पूछा क्या है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दैट आर देयर। व्यू पता होना चाहिए आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और सेकेंडली, क्रिटिसाइज फॉर किसके लिए, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस, that we have kept contradictory provisions that are there। तो ये दो वर्ड कंपेरेटिवली आपको इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिसके ऊपर आपने टाइम एंड अगेन फोकस करना है। Therefore you will be in a position to write a good answer। अगर आपको लगा कि इस तरीके से नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ये लिख दो, वो लिख दो, और फिर कुछ कॉन्ट्रैक्टरी प्रोविजंस के बारे में रेंडमली कुछ लिखने की कोशिश करो, यूपीएससी फ्रेंड्स विल नॉट बी गिविंग मार्क्स फॉर राइटिंग इररेलेवेंट। इनफैक्ट आपको नेगेटिव मिलने वाला है। Therefore it is very important कि आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आपने लिमिटेड 250 वर्ड्स में ही अपने पूरे का पूरा अपने आंसर राइटिंग का आर्ट दिखाना है, अपनी नॉलेज दिखानी है कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आएगा। तो वहां पे विरोधवासी प्रबंधनों के बारे की कल्पना की गई, इसके बारे में बताइए। कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस के बारे में बताइए, वो आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए था। Therefore अगर आपको क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन समझ आने के बाद आपका अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चंस को लिखने के लिए, व्हाट शुड बी योर अप्रोच, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे क्या है कि पहले बात तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का व्यू पता होना चाहिए। व्यू क्या है, एम्बिगुअस फॉर्मुलेशन। आपको पहले तो एक आइडिया होना चाहिए कि यार क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद आपका क्या कि आपका पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का व्यू क्या था। इट वाज एम्बिगुअस, दैट फॉर्मुलेशन दैट वाज देयर, अस्पष्ट निरूपण फॉर एग्जांपल इनका था। सेकेंडली, 1950s में क्या हुआ, स्टेट मेंटेनेंस ऑफ द पर्सनल लॉ सिस्टम। व्यूज क्या है आपके 1950 में पर्सनल लॉ सिस्टम कि क्या हम किसी के पर्सनल लॉ में इंटरफियर कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कहां तक कर सकते, नहीं कर सकते तो कहां पे कर सकते, क्या हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए रेडी हैं, नहीं रेडी तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, दैट वाज अनदर व्यू। कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन द वन हैंड हमें कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस के बारे में जब बात कर रहे हैं, ऑन द वन हैंड हम कह रहे हैं इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, इसके साथ में कह रहे हैं जहां पे हमें जरूरत पड़ेगी हम रिलीजन में इंटरफेयर भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल
जैसे अभी रिसेंटली एग्जाम बात करते हैं तो ट्रिपल तलाक में सेकुलर कह रहे हैं और इंटरफेरेंस भी हो रही है। या फॉर एग्जांपल मैरिज के लिए, डिवोर्स के लिए, इनहेरिटेंस के लिए हम सेकुलर कह रहे हैं लेकिन हम आपको इंटरफेयर भी कर रहे हैं। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस हो गए जिसके बारे में आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट का रिलीजन के साथ क्या रिलेशनशिप है, दैट कंप्लीटली बिकम्स इंपॉर्टेंट, दैट इज हाईली वैल्यूड। वो क्या है, एक प्रिंसिपल डिस्टेंस रखा गया है। दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंडिया। नो डाउट हम सेक्युलर हैं, नो डाउट हम कहीं पे इंटरफेयर कर, लेकिन कहां पे इंटरफेयर कर रहे हैं, जहां पे हम वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एट अ लार्ज की कंपेरेटिवली बात हो रही है। तो वहां पे कोशिश करी हुई है प्रिंसिपल डिस्टेंस, सैद्धांतिक दूरी मेंटेन करके रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी रीजन की तरफ हम बहुत ही अट्रैक्ट हो गए और दूसरों की तरफ हम नेगेटिव हो गए, नहीं। प्रिंसिपल डिस्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पे आप अपने आंसर को कंक्लूड करने की कोशिश करोगे। तो वहां पे आपका इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, और बीच में जो बॉडी पार्ट है कंप्लीटली वो आपका क्या लिखना है वो कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए। तो पहले बात हो, देयरफॉर व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन पढ़ा, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप ये देखिए इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। डिमांड करने के बाद अपने माइंड में एनालाइज करिए, हाँ यार ये इसकी इंट्रोडक्शन होगी, ये इसका बॉडी पार्ट होगा, फिर इस तरीके से मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग सच क्वेश्चन। और यूपीएससी में एक बात आप समझ चुके होंगे, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं यहाँ पे आपके व्यूज, यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि आपने किसी पेज किताब में से एक दो पेज पढ़ ली और वहीं से ऑटोमेटिकली हो जाए, नहीं। इट नीड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एफर्ट। इस तरीके से आप फॉर एग्जांपल आंसर लिखोगे, आपको क्वेश्चन की समझ कैसी आई है वो कंप्लीटली आपको पता होना चाहिए। देन हम शुरुआत करते हैं व्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एम्बिगुअस फॉर्मुलेशन दैट वाज देयर। इनिशियल फेज में जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की कंप्लीटली बात कर रहे हैं, वी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हमें था कि नहीं यार, द कंट्री इज नॉट येट रेडी फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी रेडी नहीं है, बिकॉज ऑफ द ह्यूज डाइवर्सिटी दैट वाज देयर, बिकॉज ऑफ द व्यू पॉइंट ऑन की आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक्सेप्टेंस क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए जहां हमें उस समय यूनिटी मेंटेन करने की कोशिश करनी है। देयरफॉर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम 1947 और उसके आसपास के टाइम पीरियड में वी वर नॉट इन अ पोजीशन कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर एग्जांपल प्रोवाइड किया जाए, लेकिन इतना श्योर था कि हमने प्रोविजंस रखा, लेट अस कीप इट अ फार अवे प्रोविजन, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कि डायरेक्टिव्स दे रहे हैं हम आज के टाइम के ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन डायरेक्टिव दे रहे हैं कि जब आने वाले समय में जब मौका मिलेगा वी वुड बी गोइंग फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उसको क्या रखा, डीपीएसपी में रख दिया, एंड दैट इज नॉट एनफोर्सेबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि इनिशियल फेज में इट वाज एम्बिगुअस, फॉर एग्जांपल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम द क्लियर कट डिसीजन वाज नॉट टेकन, एम्बिगुअस प्रोविजंस वर देयर, इसकी वजह से इट वाज बेसिकली मेड अ पार्ट ऑफ द डीपीएसपी, फॉर एग्जांपल वहां पे बनाया गया, इसके लिए दे कंप्लीटली इंपॉर्टेंट है। एंड वो क्या है, नॉन जस्टिसेबल दैट हैज बीन देयर। ड्राफ्टर्स देयरफॉर प्रेफर्ड कि हम धीरे धीरे इसको इवॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आज नहीं है लेकिन हम एवोल्यूशन की तरफ कंप्लीटली जब जाएंगे तो एक एवोल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। देयरफॉर हम रेवोल्यूशनरी अप्रोच नहीं अपना रहे हैं, हम एक एवोल्यूशनरी अप्रोच अपना रहे हैं जहां पे धीरे धीरे कोशिश करी जाएगी कि समाज रेडी हो जाएगा एंड वी वुड बी गोइंग फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। दिस इज व्हाट हैज टू बी योर इंट्रोडक्शन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पहला है कि इट वाज फॉर एम्बिगुअस फॉर्मुलेशन दैट वाज देयर, देयरफॉर हमने डीपीएसपी में रखा गया, लेकिन अप्रोच क्या रखेगी, एक एवोल्यूशनरी अप्रोच रखा गया कि धीरे धीरे जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन। देयरफॉर अगर आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखोगे, एग्जामिनेशन वाले को जो चेक कर रहा है आपका पेपर, उसको क्लियर कट हो जाएगा दैट द आंसर दैट यू वुड बी राइटिंग इन द बॉडी पार्ट कंप्लीटली बहुत एक इनरिच्ड आंसर कंप्लीटली वो होने वाला है। Therefore, the encompassed issue of the common civil code कि आने वाले टाइम में the future parliamentarians they would be there. Therefore, they decide whether and how to implement would be set forth on the DPSP. जैसे जैसे मौका मिलेगा हम कोशिश करेंगे, डायरेक्टिव्स हमने दे दी हैं स्टेट के लिए इस तरीके से फॉर एग्जांपल किया वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 1950s लेजिस्लेचर कंटिन्यू टू डिबेट, फॉर एग्जांपल अलग अलग धर्म के अलग अलग कोड हैं, हमने किसी भी धर्म में डायरेक्टली इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस है, जैसे हिंदू कोड की बात कर रहे हैं वहां पे फॉर एग्जांपल मैरिज की, डिवोर्स की, इनहेरिटेंस की, अडॉप्शन की जब बात कर रहे हैं हम उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं।
वी आर नॉट गोइंग कि देयर हैज टू बी कंप्लीट चेंज इन द एनी ऑफ द कोड दैट हैज बीन देयर। लेकिन कोशिश 1950 से ये डिबेट भी होने लगी कि हाँ यार, अगर कहीं पे कुछ गलत है या कहीं पे कुछ उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। दैट वाज व्हाट वाज बेसिकली बीइंग फोकस्ड अपॉन इन द 1950s के दशक में। कोड बिल के ऊपर यहाँ पे विवाह का, तलाक का, विरासत कानून का, गोद लेने कानून के मुद्दे के ऊपर हमने सुधार करने की कोशिश करी एंड कंटिन्यू टू डू दो। ऑन द अदर हैंड, बाय कंट्रास्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड वाज नेवर इंप्लीमेंटेड। क्यों? हमें लगा था कि उस समय अभी जरूरत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हमने कोशिश करा कि अलग अलग धर्मों में कैसे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ द माइनर रिफॉर्म्स, चाहे वो हिंदू पर्सनल लॉ है, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, चाहे वो क्रिश्चियंस का पर्सनल लॉ, वहां पे धीरे धीरे हमने रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने के लिए कोशिश भी करी। ऑन द अदर हैंड, कहीं ना कहीं पे क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। क्या क्रिटिसिज्म किया जा रहा है? यार, आप अपने आप को सेक्युलर मानते हो कि हम किसी धर्म में इंटरफियर नहीं करेंगे, सेकंड पार्ट आपके बॉडी पार्ट का, और यहाँ पे आप सेक्युलर मान रहे हो और वहां पे आप स्टेट रिलीजन में इंटरफियर भी कर रहे हो। देयरफॉर, फॉर एग्जांपल, आर्टिकल 25 परमिट्स एक्सटेंसिव स्टेट इंटरवेंशन इन द रिलीजियस मैटर्स। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम इंटरफियर नहीं करेंगे। आर्टिकल 25 क्या कह रहा है कि अगर प्रॉब्लम है, रिफॉर्म लाने की जरूरत है, तो वहां पे स्टेट का इंटरवेंशन बिकम्स नेसेसरी, इंपॉर्टेंट एंड देयरफॉर कॉन्फ्लिक्ट विद द ऑटोनॉमी ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। फिर ऑटोनॉमी कहां रह गई? क्रिटिसिज्म है इस चीज का। ऑन द वन हैंड आप कह रहे हो कि जरूरत नहीं है, हम ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स रख रहे हैं, इनके ऊपर फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड आप क्या कर रहे हो कि किसी ना किसी रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हो। सिमिलरली, हम रिफॉर्म प्रोविजन, फॉर एग्जांपल अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंड्स अब्रोलिशन ऑफ द काउ स्लॉटर की बात भी कर रही है। चल रहा था ना धर्म में, लगा कि नहीं यार, अनटचेबिलिटी को दूर करो, काउ स्लॉटर को दूर करो, बिकॉज इट बिकम्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। तो उसको दूर किया गया। जहां जहां पे जो जो प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश भी करी। सेट ऑफ प्रोविजंस विद रिगार्ड टू रिलीजन स्टेट रिलेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, कि रिलीजन और स्टेट रिलेशन कैसे है, इज वैल्यूड बाय लीगल एंड पॉलिटिकल स्कॉलर्स दैट आर देयर। दे क्लेम दैट सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू क्राफ्ट अ मल्टी डायमेंशनल सिस्टम ऑफ वैल्यूज एंड कॉरस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी, कि स्टेट और धर्म का जो रिलेशन है बहुत ही प्यारा रिलेशन है। जहां पे जरूरत पड़ी वहां पे स्टेट एक पॉजिटिव तरीके से इंटरफेयर करने की कोशिश करेगी, कॉरस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी। आज से 15 साल पहले हम ये सोच नहीं सकते थे कि ट्रिपल तलाक के ऊपर बात होगी। आज से 15-20 साल पहले हम ये नहीं सोच सकते टेम्पल एंट्री की बात होगी, बिकॉज सोसाइटी हमेशा इवॉल्व हो रही है। उसी तरीके से आप क्या लिखोगे, एज पर द नीड of a society, as evolving society, therefore the state will be positively interfering। वहां पे एक अच्छे तरीके से काम करता रहेंगे। The state is separated, और क्यों? बिकॉज हर यहाँ पे अलग अलग धर्म है। हिंदुस्तान में जब अलग अलग धर्म है तो वहां पे डिस्टेंस मेंटेन करना है स्टेट ने। इस तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करना कैसा? अ प्रिंसिपल डिस्टेंस है टू मेंटेन फ्रॉम ऑल द रिलीजन। हर धर्म से आपको प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन करना है। क्यों? बिकॉज वी आर सेइंग दैट हर धर्म का प्रोटेक्शन करना हमारी जिम्मेवारी है। ऑल द रिलीजन्स दैट आर देयर, और हर धर्म को जहां पे जरूरत पड़ेगी द स्टेट वुड बी प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इट। एक प्रिंसिपल, किसी भी धर्म को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि फॉर एग्जांपल स्टेट उसको ज्यादा क्लोज रख रही है, दूसरे को कम क्लोज रख रही है। हर धर्म के लिए इक्वल सपोर्ट होना चाहिए। हर धर्म में सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, जहां पे जिस धर्म की जरूरत है द रिफॉर्म्स वुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव and selectively interfering the religious practices that conflict with the state goal, promoting क्या? equality, liberty, social economic development। इससे फुल स्टॉप करेंगे। जहां जहां पे आपको लिबर्टी की बात हो रही है, जहां जहां पे आपकी इक्वालिटी की बात हो रही है, जहां पे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, वहां पे स्टेट के पॉजिटिव तरीके से इंटरफेयर करने की कोशिश करेगी। अगर फ्रेंड्स इस तरीके से अपने इस क्वेश्चन को लिखोगे, आई थिंक, और आपको भी अभी तक कंपैरेटिवली पता लग गया होगा, कंपैरेटिवली एनरिच्ड आंसर्स आपके सामने हैं। इस तरीके से लिखोगे, देयरफॉर अप्रेज द व्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। पहला क्या हमने पोर्शन को फुलफिल करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का व्यू क्या था यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, कब होना चाहिए, हमने क्या गाइडलाइन रखे थे। पहला बात तो वो पॉइंट एड्रेस करना है। और सेकंड पॉइंट में इंडिपेंडेंट इंडिया को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आपने कॉन्ट्राडिक्ट
कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस रखे हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस का मतलब क्या हुआ कि आप कह रहे हो कि हम इंटरफियर नहीं करेंगे और दूसरी साइड पे आप इंटरफियर कर रहे हो, और आपको कैसे लिखना है कि इंटरफियर कर भी रहे हैं, एक प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे लिबर्टी, इक्वलिटी, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है। उसके लिए जहां पे सोसाइटी कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रही है, देयरफॉर द स्टेट वुड बी इंटरफियरिंग बट इन अ पॉजिटिव फॉर्मेट।